की बड़ी खबर, सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज रहा 26.30। यूपी में 11 बजे तक 28.02% वोटिंग हो चुकी है। बिहार में 24.25% वोटिंग, पश्चिम बंगाल में 28.10% वोटिंग, चंडीगढ़ में 11 बजे तक 25.03% वोटिंग हुई। हिमाचल प्रदेश में 31.92%, झारखंड में 29.55%, ओडिशा में 22.64% वोटिंग, तो पंजाब में 23.91% वोटिंग सुबह 11 बजे तक हो चुकी है। 11 बजे तक के वोटिंग टर्नआउट के आंकड़े सामने आ चुके हैं। पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और जाहिर है कि एक उत्साह बना हुआ है, और उत्साह इस लिहाज से भी क्योंकि आज है अंतिम चरण। 4 जून को आएंगे नतीजे सबके सामने, और आज शाम को एग्जिट पोल, सुपर एग्जिट पोल भारत 24, जिस पर एक तस्वीर नजर आएगी कि आखिर 4 जून को होने क्या वाला है। लोग अपने अपने मुद्दों के साथ निकल रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आजम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तनु हमारे साथ मौजूद हैं। नीति शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमनीश वत्स जी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले यश श्रीवास्तव आप ही के पास आते हुए, क्योंकि इन 57 सीटों पर बीजेपी मजबूत नजर आई है, लेकिन इन 57 सीटों से इतर लगातार आप ये कह रहे हैं कि अब आज के चरण के बाद बीजेपी सफा चट हो जाएगी, यानी कि जीत होने वाली है इंडी गठबंधन की। आज मैं कहूं कि आप 300 पार कह रहे हैं, और अगर कह रहे हैं तो आधार क्या है उसका? हम 300, 400, 600 पार हम ये नहीं कहते हैं, ये काम केवल भाजपा वाले करते हैं। हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार बन रही है, निश्चित रूप से स्पष्ट सरकार बन रही है, और सरकार बनते ही जनता के साथ न्याय होना शुरू होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे, और जुलाई से लोगों को वो राशि, वो धन लाभ, जो भी धन लाभ तो नहीं कहना चाहिए, जो हित की योजनाएं हमने वचन दिए हैं वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका कारण यही है कि जनता 10 साल से देख रही है झूठ और तमाम जुमले और तमाम मुद्दे जो आज हम इस चर्चा में अभी बात करेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन का जो जनाधार है वो सड़क पर है, क्योंकि सड़क के जिन लोगों को नकारा गया है, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, दलितों को और आम आदमी को जो टैक्स भर भर के धोखा खाया जा रहा है 10 साल से, वो पूरा हमारे साथ। ठीक है आदिति, यश कह रहे हैं हम तो कह ही नहीं रहे 300 पार। अब किसने कह दिया, ये आप ही बता दीजिए विपक्ष से। यश साहब, आपके तो पार्टी ने और आपके गठबंधन ने तो कोई आंकड़ा दिया ही नहीं खुद का भी। वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ये एनालिसिस करते रहे, कभी 400, कभी 300, कभी 150, 190। प्रियंका जी कह रही है 150, ममता जी कह रही है 190। तो दूसरे का आकलन करने से पहले आप अपना आकलन नहीं कर पाए। मैं तो अभी भी आपसे पूछती हूँ, आप बता दीजिए इंडिया गठबंधन के कितने नंबर आएंगे? और मैं फिर कहता हूं आपको कि ये नंबर गेम खेलना हमारा काम नहीं है। ये आत्मविश्वास से जुड़ी हुई बात होती है यश जी। आत्मविश्वास ये है कि इंडिया की सरकार बन रही है, कितने नंबर से बनेगी वो सोचना हमारा काम नहीं है, लेकिन सरकार इंडिया की बन रही है। चलिए मान लेते हैं आपकी सरकार बन रही है, एक आखिरी जवाब दे दीजिए, कौन होगा दूल्हा? प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? संवैधानिक प्रक्रिया से सांसदों के सर्वसम्मति से नेता और मंत्री दल चुना जाएगा। ये दूल्हा और ये सब बातें, ये भाजपा ब्रांड बातें, हम ये नहीं। ठीक है, भाजपा तो तय कर चुकी है। कोई नहीं, मन से लेकिन जरूर हंसी मजाक में ये पूछ लिया जाता है कि दूल्हा कौन, और दूल्हे का नाम और दूल्हे का चेहरा एक ही आता है। इसको दूल्हा नहीं कहें तो सीधे तौर पे कह ले पूर्णिमा प्रधानमंत्री का चेहरा। बात ये है कि ये तो तय होना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं आती हूँ यश आपके पास, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन नीति शर्मा जी आपके साथ शुरू करते हुए, और जल्दी से हम ये दिखाते चलेंगे कि कितना वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक का सामने आने लगा है। नीति शर्मा, आपसे थोड़ी देर पहले मुद्दों पर बात हो रही थी, और जब मैंने पूछा कि मुद्दे कौन से हैं तो बताया गया कि भाई एजुकेशन मुद्दा है, इसके साथ और भी बेरोजगारी है, वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं फिर कहती हूं कि पूरे चुनाव में प्रचार के दौरान जो मुद्दे सबसे ज्यादा प्रमुख जिसके इर्द गिर्द नजर आए, वो था संविधान, वो था आरक्षण, वो था मुस्लिम, तमाम इस तरीके की बातें होती रही, और उसी के इर्द गिर्द ये चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आया। आपको क्या लगता है, क्योंकि आज तो 7th फेज है, 7th फेज के बाद अब नतीजे आ जाएंगे 4 तारीख को,
क्या हावी ज्यादा नजर आया वोटर के मन में आपके हिसाब से? पूर्णिमा जी, अगर मैं पहले फेज से और आज आखिरी फेज की वोटिंग है, अगर इसको मैं एनालिसिस करूं तो केंद्र में एक ही मुद्दा रहा, मोदी जी। मोदी जी से बाहर कोई भी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उस मुद्दे को एड्रेस नहीं कर पाया। अब की बार 400 पार का जो नारा दिया गया वो आज तक चर्चा में है और उसी के गणित में सब उलझे हुए हैं। एक चीज़ समझने वाली बात है कि 2014 में जो एक प्रकार से सरकार के अगेंस्ट जो एक विरोधाभास था जनता के अंदर, उसके अंतर्गत मोदी जी जीते। वो विरोधाभास आज 2024 में नहीं देखने को मिल रहा। वहीं 2019 की बात करें तो एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक संवेदनशील मुद्दा आया था जिसकी वजह से एक लहर क्रिएट करी गई थी। लेकिन अगर आज मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है तो उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया गया। हालांकि वो भावनात्मक और आस्था का मुद्दा जरूर है, लेकिन उसके बाद भी अगर मुद्दे आए हैं तो सिर्फ विकास के आए हैं, विश्वास के आए हैं और सबके प्रयास के सामने नहीं। लेकिन मैं इससे डिफर करूंगी, इसलिए डिफर करूंगी क्योंकि फर्स्ट फेज तक अगर आप मुझसे ये बात कहती तो मैं आपकी बात से 100% अग्री करती। लेकिन फर्स्ट फेज के बाद जिस तरीके से चुनाव में भाषा, चुनाव में मुद्दे, मंच पर संबोधन, ये सब बदलता हुआ नजर आया, उसने विकास को पीछे छोड़ दिया। भले ही वो प्रायोरिटी में हो सरकार की कि अगर रिपीट करती है तो विकास करेगी क्योंकि 2047 उनके संकल्प पत्र में शामिल है, लेकिन रैलियों में वो कम से कम सुनाई पड़ा। मैं कंटिन्यू करूंगी आपको, लेकिन एक बड़ी खबर जल्दी से पंजाब के फिरोजपुर से है जहां पर बीएसपी प्रत्याशी ने इलेक्शन कमीशन के आदेशों की अवहेलना की है। सुरेंद्र कंबोज ने वोट डालकर विक्ट्री के संकेत दिखाए, बूथ के अंदर वोट डालने का वीडियो भी बनाया। बीएसपी प्रत्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त सामने है, ये देखिए। कुछ इसी तरीके का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है जहां पर ये बीएसपी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र कंबोज और पूरी तरीके से जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनकी अवहेलना की गई है। बाकायदा यहां वीडियो बनाया गया है और ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं चुनाव आयोग की तरफ से, ऐसा नहीं करना है। वोट डालते हुए उसका वीडियो बनाते हुए बीएसपी के प्रत्याशी सुरेंद्र इस वक्त नजर आए हैं। न सिर्फ ये बल्कि विक्ट्री के संकेत भी उन्होंने दिए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर नजर आने लगा है। जाहिर है कि चुनाव आयोग की तरफ से बड़े आदेश जारी किए गए हैं और गाइडलाइंस भी है। ये देखिए, वोट डालने के फौरन बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए बीएसपी के प्रत्याशी सुरेंद्र इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और ये वीडियो चुनाव आयोग के आदेशों की क्लियर अवहेलना दिखाता हुआ नजर आता है। गीता जैन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की नेता गीता जैन। एंटी इनकम्बेंसी की बार बार बात हो रही है और क्योंकि 400 पार, अब 400 पार से मैं हट जाती हूं, मैं इसीलिए हटना चाहती हूं क्योंकि आज एक एग्जिट पोल तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन फिर भी क्या आज आप इस स्थिति में हैं कि फिर कहें 400 पार? मैं तो इसको ऐसा मानती हूं कि विपक्ष को कंफ्यूज करने के लिए बीजेपी ने आंकड़ा दे दिया 400 पार, जिस पर सब ये बात करने लगे कि 400 पार जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन एक्चुअल नंबर्स, आपका इंटरनल सर्वे क्या दिखा रहा है? 4 तारीख को आए नतीजों से मिलता जुलता कि भाई हम इतनी सीटों पर तो जीत ही रहे हैं। देखिए, 400 पार नारे के लिए मोदी जी की गारंटी थी और मैं मानती हूं कि कोई दिक्कत नहीं है 400 पार जाने के लिए। बिल्कुल ये 7वां और अंतिम चरण जब इलेक्शन हो जाएगा तब के एग्जिट पोल भी दिखाएंगे कि हम 400 पार जा रहे हैं और रिजल्ट जरूर दिखाएंगे कि हम 400 आप ये समझ रही है ना कि इस 400 पार के लिए मतलब विपक्ष पूरी तरीके से माइनस होगा तब आपके 400 पार आएंगे? बिल्कुल होने जा रहा है, यकीन मानिए यही रिजल्ट होगा। ठीक है, अब आज के चरण का मैं आपसे एक सवाल ले लेती हूं और उसके बाद अपने राजनीतिक विश्लेषक की तरफ जाऊंगी। आज के 7th फेज में बीजेपी अपने आप को कहां, कितनी मजबूती के साथ देख रही है? यूपी को चैलेंज मानती है? यूपी अब कोई चैलेंज है नहीं, यूपी में कोई लॉस होने वाला नहीं है। यूपी की सभी सीटें बीजेपी और उनकी पार्टी जीत रही है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो बड़ा फैक्टर कहीं भी धोखा देने के स्थिति में नहीं है। हम पूर्ण विश्वास के साथ और पंजाब, देखिए पंजाब का जरूर पिछली बार से अच्छा रिजल्ट आएगा। पंजाब के लिए कितना अच्छा? आपको मेरा आवाज आ रहा है? मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। गीता जी, देखिए पंजाब पहले से गए समय से ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे गीता जी, जरूर भाजपा देगा। आंकड़े देने में आगे रहती है, तो पंजाब का आंकड़े अगर कुछ हो तो आपके हिसाब से लगभग? देखिए मुझे तो 100% का विश्वास है, लेकिन आंकड़े निश्चय ही बहुत ही अच्छे होंगे। यश, आप कुछ दिखा रहे हैं, जल्दी से वो आप बताइए क्या दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद आजम आपके पास आती हूँ।
मैं ये दिखा रहा हूँ पूर्णिमा जी कि इस समय मणिपुर में एक भयानक त्रासदी हो रही है जो 1 साल से चल रही है। उसके अलावा मणिपुर बाढ़ में डूबा हुआ है। मणिपुर के लोग सोशल मीडिया के जरिए देश का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों को जैसा हम देख सकते हैं सिवाय आंकड़ों के किसी बात से मतलब नहीं है। तो चुनाव में इन सब चीजों का असर जरूर दिखेगा। मानवता अभी भारत में जीवित है। ये झांकीबाजी से आप कुछ समय तक भटका सकते हैं, लेकिन सदा के लिए नहीं टिक सकते। ये बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो मुझे नहीं पता कि गीता जैन जी को 100% का कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है। मैं कई भाजपा वालों को देख चुका हूँ, वो तो शायद 600 सीट भी जीत जाएंगे, 800 भी जीत जाएंगे संसद में। भाजपा वालों का कोई भरोसा नहीं। लेकिन मैं सबसे बोलूंगा कि असली मुद्दों से ना भटकें। और अच्छा, आज आप ये बता दीजिए, आज जो मल्लिकार्जुन जी की बैठक है, आपातकाल बैठक, इसके पीछे का एजेंडा क्या है सर? अब वो देखिए, आप शाम को बड़ी खबर बनाइएगा ना कि बड़ा खुलासा कांग्रेस ने करा, एक प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कौन सा प्लान है सर? नहीं, प्लान एन है न्याय। एक ही प्लान है हमारा, प्लान एन न्याय। ठीक है, प्लान विलय कह सकते हैं इसको जी। नहीं, न्याय, सिर्फ न्याय जी। मतलब आप जो है एन से वी पर स्विच करना चाहती हैं। वी विलय भी होता है, वी फॉर विक्ट्री भी होता है। अब ये तो जाहिर है कि बैठक के बाद यश क्लियर हो पाएगा, और बड़ी खबर आप ही दे दीजिएगा, उसके बाद इसको कंफर्म करके हम चलाएंगे। मोहम्मद आजम जी, आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन जल्दी से एक बड़ी खबर इस वक्त बताते हुए, प्रधानमंत्री मोदी की कन्याकुमारी में साधना को लेकर कुछ और तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि वहां से कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी जहां पर ध्यान मग्न प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। और ये देखिए, कुछ और तस्वीरें इस वक्त हैं, ध्यान साधना में लीन प्रधानमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको इन तस्वीरों के माध्यम से। हालांकि विपक्ष को इन तस्वीरों पर बड़ी दिक्कत हुई, चुनाव आयोग विपक्ष पहुंचा, यहां तक कि ये तक कह दिया गया कि भाई अगर इसका टेलीकास्ट होता है तो हम सीधे चुनाव आयोग जाएंगे। लेकिन वो होने से पहले ही इलेक्शन कमीशन विपक्ष पहुंच चुका था और इनको लेकर दिक्कत उनकी तरफ से दर्ज की गई थी, इनको लेकर आपत्ति उनकी तरफ से दर्ज की गई थी। लेकिन अदिति, शांति में रहने का और मेडिटेट करने का अधिकार तो किसी को भी हो सकता है। ये तस्वीरें आ रही हैं जो हम देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है बाकी लोग भी कहीं कहीं मेडिटेट कर रहे हो अपने अपने तरीके से। देखिए, एक मैं थोड़ा सा राजनीति, अगर आप अलाउ करें तो मैं राजनीति से इतर आके एक बात कहना चाहती हूँ, फिर हम कहेंगे। राजनीति से इतर बात यह है कि पहले पूर्णिमा आपको भी लगता होगा योगा एक लो प्रोफाइल, जबकि योगा में बहुत ताकत है, लेकिन लो प्रोफाइल था। वो कहते थे कि 50 उम्र के बाद वाले लोग करते हैं। अब आप देखिए 20 साल की उम्र भी योगा मैट लेकर, योगा पैंट्स पहनकर योगा का ट्रेंड है, और ना सिर्फ भारत में, पूरे देश पे। ठीक उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने सेल्फी लेनी शुरू की, सेल्फी का ट्रेंड आया। प्रधानमंत्री ने हर एक चीज को, स्पिरिचुअलिटी को, राम नाम को, अयोध्या को, जहां जहां गए, आप देखिए कि वाराणसी के घाट में अब युवा बैठते हैं, उनके अलग गिटार बजते हैं। तो जो प्रधानमंत्री ट्रेंड सेटर की तरह हो गए। अब आप देखिएगा पूरे सोशल मीडिया पे 20 साल से लेकर 80 साल के आदमी अब योगा मेडिटेशन करता नजर आने वाला है। वो वहां गए, लक्षद्वीप गए तो लोग लक्षद्वीप पहुंच गए। अब आप देखिए कि ये जो इलाका जहां पर वो गए हैं, भले ही वो विवेकानंद जी और तमाम इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ पर लोग जाकर मेडिटेशन की तस्वीरें साझा करेंगे। ये तो हुई राजनीति से इतर, क्योंकि एक वो रोल मॉडल और एक ट्रेंड सेटर की तरह हो गए। राजनीति की बात यह है कि प्रधानमंत्री को पता है किस समय कैसे किस तरीके से अपने आप को दर्शाना है, और जाहिर तौर पे इसका मानस पटल पे बहुत इंपैक्ट होता है। हाँ, विपक्ष को दिक्कत है कि ये कैमरे के साथ मेडिटेशन ऑफ कैमरा। 2 सेकंड मुझे दीजिएगा, फिर मैं आपको पूरा समय दूंगी अपनी बात को पूरा करने के लिए। जल्दी से बड़ी खबर बता दें आपको, पश्चिम बंगाल के मेरीगंज से ये खबर, जहां पर झड़प हुई है टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में। झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। आज बंगाल के भांगर में भी बमबारी हुई, जयनगर में ईवीएम लूट हुई, वीवीपैट मशीन को तालाब में फेंका गया। ये तमाम तस्वीरें देखने को मिली हैं। और इसी बीच में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के मेरीगंज में झड़प की स्थिति पैदा हुई है। और हर एक फेज में बंगाल से ऐसी झड़प की खबरें आती रही हैं, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। आज एक बार फिर मेरीगंज में जहां पर झड़प हुई बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में, भांगर में बमबारी भी हुई, जयनगर में ईवीएम की लूट, और ये तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। यानी कि बंगाल में जहां पर एक तरफ चुनाव को शांति तौर पर संपन्न करने की कोशिश की जाती है, वहां पर ऐसी तस्वीरें भी देखने को पश्चिम बंगाल से मिल रही हैं, जो जाहिर है एक चुनौती भी है। अदिति, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। आपने राजनीतिक लिहाज से इतर भी बात की है, लेकिन राजनीतिक संदेश है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है।
टाइमिंग ऐसी है कि जहां एक तरफ लोग वोट करने जा रहे थे कि देश में अब जो स्थिति है, लोग सब चाहते हैं कि किस तरीके से शांति, किस तरीके से जीवन शैली में बदलाव, डिसिप्लिन, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के साथ साथ एक रोल मॉडल के रूप में देखे जाते हैं, तो वो जो कुछ भी पहनते हैं, करते हैं, खाते हैं, वो एक ट्रेंड बन जाता है। और फिर स्पिरिचुअलिटी, और देखिए इसका राजनीतिक संदेश के साथ साथ ऐतिहासिक बात कर ले, यहीं पर बैठ के विवेकानंद जी ने स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाया, यहीं पर बैठकर साधना करने के बाद उन्होंने नेशनलिज्म को, उन्होंने ये जिस तरीके से हम बात करते हैं कि राष्ट्रवाद की बात हो, वो सब किया, और प्रधानमंत्री उसी पद चिन्हों पर हैं। और विवेकानंद के विचारों से तो युवा वैसे भी प्रभावित होते आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक इंपैक्ट मानस पटल पर होगा ही होगा, युवाओं में होगा ही होगा। ये बात अलग है कि आखिरी फेज में 25 सीटें, 57 सीटों पर चुनाव था, 25 सीटें बीजेपी 2019 में जीते और थी, बंगाल की सीटों पर भी माना जा रहा है कि इसका इंपैक्ट होगा। यश इस बात को लेकर मुस्कुरा रहे हैं, यश आपसे जवाब लेती हूँ, लेकिन आदित्य एक और इम्पैक्ट है, नरेंद्र और नरेंद्र, ये दोनों नामों के साथ जो सिमिलैरिटी है, इसका भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की एक कोशिश है, या ये कह लीजिए कि बिटवीन द लाइंस हम लोग ऐसा रीड कर रहे हैं। यश अपनी बात को पूरा कीजिएगा, आप मुस्कुरा रहे थे। नहीं, मैं मुस्कुरा नहीं रहा था, मैं हंसी रोक रहा था जब एंकर महोदया ने रोल आपने रोका मुझे तो लगा आप मुस्कुरा दिए। नहीं, मैं हंसी रोक रहा था क्योंकि रोल मॉडल सुन के मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तो ये देखिए, सबसे पहली बात तो हमें शायद अब सरनेम डिच कर देना चाहिए उस एक व्यक्ति का जो खुद को बायोलॉजिकल बर्थ नहीं आती हूँ आजम जी। और तपस्या और साधना और योग ध्यान का जहां तक सवाल है, तो देखिए 1000 कैमरों की जरूरत नहीं है। ये भारतीय रेल का एक लोकोमोटिव पायलट है, यानी पहले इनको इंजन ड्राइवर भी कहते थे। ये जिस वातावरण में बैठ के अपनी ड्यूटी कर रहा है, हमारे महान प्रधानमंत्री यदि एक दिन वैसा गुजार लें तो हम उन्हें बहुत बड़ा तपस्वी मान लेंगे। इंजन का कैबिन है ये। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है यश? आपको लगता है? मैं देश का नागरिक हूँ। प्रधानमंत्री देश के हर एक नागरिक से और आपको लगता है कि आप 140 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, मैं उन सभी को रिप्रेजेंट करता हूं जो नफरत में विश्वास यश जी, क्योंकि आपको मेरी ही बात पे हंसी आ रही थी, इसलिए मैं ही आपका जवाब देना चाहती हूँ। इतनी इनसिक्योरिटी मत रखिए, क्योंकि हम इसी जगह खड़े होकर, सुनिए बात, पूरी बात सुनिए, इसी जगह खड़े होके हमने राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की थी कि कोई व्यक्ति इतना लंबा नहीं चल सकता। सुनिए पूरी बात, आप हंसिएगा बाद में, सुनिए पहले पूरी बात। राहुल गांधी की जो पहले से इमेज सुधरी है, ठीक है, वो भी हमने यहीं खड़े होकर बात की थी, पर तब आप हंसे नहीं थे, तब आप हंसे नहीं, क्योंकि वो आपके लिए रेलेवेंट बात थी। इसलिए रोल मॉडल बनने के लिए आपको वो करना पड़ता है, रोल मॉडल बनने के लिए अपने घर से निकलना पड़ता है, जो बहुत दशकों बाद राहुल गांधी निकले और उससे उनकी इमेज भी सुधरी। रोल मॉडल बनने के लिए काम करने पड़ते हैं, घर से बाहर निकलना पड़ता है, परिवारवाद से बाहर निकलना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? रोल मॉडल राहुल गांधी भी बन सकते हैं, जो बनने की कोशिश में है। नहीं, रोल मॉडल तो आप और मैं भी बन सकते हैं। जी, मैं निकल गई हूँ घर से, आप भी निकलिए, हंसिएगा बाद में। मैं ये कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को जनसभा में महिलाओं के सामने खड़े होना नहीं आता है, वो भद्दे इशारे करते हैं, उनकी भाषा के कई उदाहरण मिले हैं, और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद भी मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो देखिए महिलाओं की बात तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में कई महिलाओं को गले भी लगाया, एक बहन की तरह, बच्ची की तरह, लेकिन सवाल तो उस पर भी उठाया गया। और जब भारत जोड़ो यात्रा की बात आती है ना यश, देखिए अप्रिशिएट करना जो अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट किया भी है, इन्हीं एंकर्स ने जिन पर आप हंसते हैं। लेकिन फिर उसी भारत जोड़ो यात्रा से राधिका खेड़ा भी निकली ना, जिन्होंने बहुत कुछ कहा शिकायतों के साथ। कहाँ है राधिका, है ना, राधिका खेड़ा कहीं पर भी हो, लेकिन राधिका खेड़ा आज वहां पर इसीलिए है क्योंकि जहां पर वो थी वहां पर उनको किसी ने सुना नहीं, उनसे मुलाकात का वक्त नहीं दिया, उनके साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आया। वैसा ही उदाहरण स्वाति मालीवाल का भी है। आपकी सहयोगी पार्टी है दिल्ली में, विपक्ष का एक हिस्सा है। अरे क्या पूर्णिमा, यश जी की तो हंसी चली गई। नहीं, मैं इस मामले में जो हंसता है वो मैं नहीं, मैं इधर उधर यश जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि कई बार हम किसी को जब डिमीन करने पे आते हैं तो हम इस हद तक चले जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि असलियत क्या है और हम किस तरीके का एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। वैसे भी पूर्णिमा, ये ट्रेंड है आजकल, जैसे आप सुनेगा ये ट्रेंड है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जब जवाब नहीं होता तो वो पत्रकार को, एंकर को, चैनल्स को सवाल करने खड़ा कर। नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं कहा है। नहीं, इन जनरल में आपको बात का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ कह रहा हूँ।
और यदि आपको ये 2 महिलाओं के नाम याद आ रहे हैं तो आपको प्रज्वल रेवन्ना के बिल्कुल है। संबंध में 2900 बिल्कुल महिलाओं है। के भी नाम याद बिल्कुल आने याद है। चाहिए। बिल्कुल याद है। मणिपुर की हजारों महिलाओं के भी नाम बिल्कुल याद याद आने है। चाहिए। साक्षी मलिक का भी बिल्कुल नाम याद याद है। आना चाहिए। और आप ही के साथ ही एक पत्रकार थी जिनका माइक ब्रिजभूषण ने अपनी गाड़ी के दरवाजे से बिल्कुल याद है। वो भी नाम याद आना चाहिए। बिल्कुल याद है। तो मैं पत्रकारों पर अभी सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है भाई, रोल मॉडल सुन के अगर मैं चलिए, हंस देता हूँ, आगे से क्योंकि आगे मैं बढ़ते खाली हैं। भी याद है, देखता हूँ। राजस्थान की पूर्व सरकार में जो रेप हुए वो भी याद है, सब याद है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमारा काम ही याद रखना है। तो आपको वो भी याद होगा जब प्रधानमंत्री जी की बात सुन के वो यूरोप के एक डीन हंस दिए थे, उन्होंने कहा था साहब आप सर ऐसी बहुत सारी बातें याद ठीक हैं जब विदेश में जाके भारत के संविधान और भारत की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाते हैं युवा नेताओं द्वारा। ये सब कैसा कुछ याद देश है, चलो छोड़ो निकल जाए यहाँ से, ये तो हमने कहा था। क्यों? नहीं, ठीक है यश, इसमें फिर बहुत डीप में जाएंगे तो फिर कल की तस्वीर का भी जिक्र करना होगा जब प्रधानमंत्री ने एक महिला के पैर छुए। प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए जैसे ही कोई युवा महिला या कोई बुजुर्ग महिला झुकती है तो प्रधानमंत्री झुक जाते हैं उनके पैर छूने के लिए। फिर आप जब बात करने निकलेंगे तो इन तमाम चीजों पर बात होगी। लेकिन मैंने एक लाइन में कहा कि किसी को डिमीन करने के लिए हमें बहुत लो लेवल तक जाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करने लगता है और फिर वो बहुत अच्छा नहीं होता है। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। तार्किक मुद्दों पर बात करनी चाहिए, तार्किक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मोहम्मद आजम आपके पास आते हुए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। मोहम्मद आजम साहब, उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि बहुत शानदार रिजल्ट रहने वाला है, लेकिन आप तो अपने पीडीए को लेकर लोगों के बीच में भी पहुंचे, आपने तमाम कवायदें भी की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई 4 जून को विदाई भी हो जाएगी अब बीजेपी सरकार की, कहीं पर नजर नहीं आने वाली है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन कितनी सीटें 80 में से, क्या आकलन है आपका? जब जनता ने गठबंधन को पसंद किया है तब सामने जितने भी ताकतवर नेता रहे हैं उनको हार मिली है। आप देखिए, इतिहास उठाइए, 1977 में माननीय इंदिरा गांधी कितनी शक्तिशाली मानी जाती थी, लेकिन हार हुई। राजीव गांधी जिनके पास 410 मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 89 में बीपी सिंह आते हैं, गठबंधन बनाते हैं और जनता को लगता है कि हाँ ये गठबंधन है, उनकी हार होती है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत लोकप्रिय भाजपा में माने जाते थे, वो भी हार जाते हैं। तब यकीनन कहीं न कहीं जो आज के प्रधानमंत्री जो अपने को विश्वगुरु कहते हैं, उनको भी 4 जून की उनकी विदाई भी तय है। आप ये देख लीजिए, क्योंकि ये गठबंधन जनता को पसंद आ गया है। जनता अपने बुनियादी मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, चाहे उनकी कर्ज माफी हो, चाहे उनकी एमएसपी की गारंटी हो, ये तमाम अग्निवीर की व्यवस्था जो भारत सरकार ले आई, युवा बिल्कुल परेशान है। फिर बिजली की समस्याएं, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो जनता ये चाह रही है कि ये निरंकुश, लोकतंत्र विरोधी और संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार जानी चाहिए। तो यकीनन जाने वाली है। जनता इंडिया गठबंधन को पसंद कर रही है। ठीक है, जल्दी से एक प्रतिक्रिया तनु जी और रमनीश वत्सी आपसे लेते हैं। तनु जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। तनु जी का जरा फ्रेम करेक्ट करेंगे। तनु जी, जरा मुझे ये बताइए कि अब आपका एनालिसिस क्या कहता है, जरा ओवरऑल एक क्रक्स में जल्दी से अगर 1 मिनट में इसको समराइज कर सकें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव शुरू हुआ था तो ये कह रहे थे कि भाइयों बहनों, इस बार देश की जनता जो है वो हमें वोट करेगी और हम 400 पार लाएंगे। तो वो 400 पार का नारा था संविधान बदलने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई आंकड़ा नहीं दे रही, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार सरकार बनने जा रही है और वो इत्मीनान से बैठी हुई है। लेकिन बौखला कौन रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, वो महिला की बात करते हैं, लेकिन जब भी महिलाओं की बात आती है, एमपी में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती। ब्रेकिंग न्यूज क्या बनती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगा रहे हैं। कहां पर बैठकर ध्यान लगा रहे हैं? जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया। आपने देखा खबर नहीं दिखाई गई? खबर दिखाई गई, लेकिन आप इस बात की गारंटी लेती हैं? आप इस बात की गारंटी लेती हैं? यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप इस बात की गारंटी लेती हैं? वो खबर नहीं दिखाई गई? आप 24 घंटे टेलीविजन देखती हैं, आप 24 घंटे भारत 24 देखती हैं, ब्रिजभूषण की खबर नहीं दिखाई गई, आप गारंटी लेती हैं? ब्रिजभूषण के बेटे ने गाड़ी से रौंद दिया, खबर नहीं दिखाई, आप गारंटी लेती हैं? जहाँ पर रेप की घटनाएं हुई, एनसीआरबी के आंकड़े आए, खबर नहीं दिखाई, आप गारंटी लेती है?
आप गारंटी लेती है खबर नहीं दिखाई गई। तनु जी दिक्कत पता है, तनु जी सुनिए, अपोजिशन का काम भी चैनल करे। तनु जी मेरी बात अपोजिशन का काम भी चैनल करे, ये चाहते हैं। तनु जी आप ये समझिए कि खबरें क्या दिखाई जाती हैं, ये आप उसमें आंखें बंद कर लेते हैं जब आपको लगता है कि अच्छा नहीं ये तो नहीं दिखाई जाएगी, हम इस पर आंखें बंद कर लेते हैं। खबर दिखाई गई, मैंने कहा आप गारंटी ले लीजिए जितनी बातों का आपने और मैंने जिक्र किया कि वो खबरें यहाँ पर ना चली। रोल मॉडल आप बताइए कि यहाँ पर वो खबर ना चली हो। खबर आप तय कर लीजिए ना, आप एडिटर बन जाइए चैनल की, आप एक न्यूज चैनल खोलिए, आप एक न्यूज चैनल खोलिए तनु जी, और आप एडिटर बनिए, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी, उसके बाद जब मैं आप पर प्रश्न चिन्ह लगाऊंगी तब आप बताइएगा कि खबरें कब कब चली, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ। ऐसे नहीं होता। 303 का आंकड़ा पाया है तनु जी, अगर आप पत्रकार थी तो समझिए, रोल मॉडल है, 303 का आंकड़ा पाया है। 10 साल से बहुमत की सरकार चला रहे हैं। कौन सा व्यक्ति ध्यान लगाते वक्त चश्मा पहन लेता, वो रोल मॉडल कैसे हो सकता है? सब आप तय कर लीजिए। रमनीश जी एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, काम क्या है चैनल करे, ये चाहते हैं। ठीक है रमनीश जी ऐसा कर लेते हैं कि सब कुछ इनको तय करने देते हैं, है ना, सब ये तय करेंगे, तो आप कर रही हैं, सब ये तय करेंगे, मतलब टॉप टू बॉटम ये तय करेंगे क्या कहना है, क्या दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है, कैसे दिखाना है, क्या बोलना है, कहां पर रुक जाना है, सब ये तय कर लेंगे। ऐसा कर लेते हैं रमनीश वत्स जी, तब मुझे लगता है आइडियल सिचुएशन होगी इनके लिए। पूर्णिमा जी बड़ा आश्चर्य की बात है। देखिए प्रधानमंत्री जाते हैं ध्यान लगाने के लिए, अरे ध्यान का मर्म भी तो आप लोगों को समझना होगा ना। तो घर में बैठ देखिए लगाइए ना सर। लेट मी फिनिश, आप ही तय कर लीजिए, लेट मी फिनिश। आप ये ना मुझे तय, आप तय नहीं करेंगे ना मुझे क्या बोलना है। आपको कहती हूं कि आप मंदिर मत जाइए, आप घर में ही पूजा करिए, मानेंगी आप मेरी बात? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे मंदिर नहीं जाना तो मैं घर में ही पूजा, मैं कहूंगी तो मानेंगी, मैं कहूंगी तो मानेंगी, नहीं मानूंगी, लेकिन तो फिर दूसरे को क्यों सलाह देती है जो खुद नहीं कर सकती हो, दूसरे को सलाह देती है। रमनीश जी बात पूरी करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेक के लिए जाना होगा। संस्कार है सर, संस्कार है तो आप दूसरे के बीच में इंटरप्ट ना करें ना, दूसरे के बीच में इंटरप्ट ना करें, हम आपके बीच में नहीं आए थे। सबसे पहली बात पूर्णिमा जी, सबसे पहले ध्यान के मर्म को, जैसा कि मैंने कहा प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए जाते हैं। ध्यान का अर्थ पता है क्या होता है? ध्यान का अर्थ होता है भीतर का स्नान। उसके बाद ध्यान का अर्थ होता है कि ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करने का एक उत्तम साधन, और वही प्रधानमंत्री करने जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी जालीदार टोपी पहन करके चले जाते हैं, यदि मजार पे चले जाएंगे तो कैमरा वहां पे पहुंच जाता है और माना जाता है ये सांप्रदायिक सबसे बड़े सेक्युलर नेता हैं। लेकिन राहुल गांधी बैंकॉक के लिए चले जाएंगे तो वो मुद्दा नहीं रहता है। उसके बाद देखिए इनके लालू प्रसाद यादव मटन बनाते हुए दिखाए जाते हैं, किसके साथ? राहुल गांधी के साथ, वो मुद्दा नहीं बनता है इनके लिए। तो प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए जाएंगे तो ये मुद्दा बन जाता है इनके लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आज देखिए विपक्ष के नेता कहाँ चले, इनके स्तर को देखिए, ये कितने नीचे स्तर तक आप चले गए हैं। अरे आपको समझना ही है तो जनता के मर्म को समझिए, जनता के मूड को समझिए। फर्स्ट चरण से लेकर के 7वें चरण तक के आ गए हैं आप। बंगाल में हालत तो आप देखिए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। गया था, घर के पास ही पोलिंग स्टेशन था, तो आई थिंक वो एक्साइटमेंट रहती है 18 ईयर ओल्ड को, आपको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होती है कि आप देश की डेमोक्रेसी में अपने लीडर का चयन करने में हिस्सा ले रहे हैं। सो इट्स अ बिग डील। क्या लगता है आप सबको वोट करना चाहिए? वोट तो थोड़ी कम हो रही है। हाँ, इस बार आई थिंक मुंबई में तो बहुत कम वोट हुई है, सबसे कम शायद मुंबई में हुई है, लेकिन वोट हमेशा करनी चाहिए। चंडीगढ़ में कम है इस बार, मैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आई थिंक अगर आप ऑफ कोर्स स्पेशली मुंबई से वोट देने आए हैं, और मुझे लगता है ये राइट हर एक को एक्सप्रेस करना चाहिए। नहीं तो हमें कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है अगर हम अपने चहेते लीडर या फिर जो हमें सर्व करने वाले अगले 5 साल उनको अगर वोट ना दें तो।